हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग डीसी मोटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये डीसी मोटर का हमारा पहला लेक्चर है और इस डीसी मोटर से रिलेटेड जो प्रीवियस से जब जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सब कराएंगे आगे धीरे धीरे लेक्चर में। 5 या 6 लेक्चर होगा। सो आप सारे लेक्चर अच्छे से देखिए और इसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट जो है डीसी मोटर से रिलेटेड वो नहीं छूटेगा। उम्मीद है कि मतलब आपसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप सारा कॉन्सेप्ट जितना भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है वो सारा कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द टॉर्क डेवलप्ड बाय ए मोटर वाइल रनिंग एट 1500 आरपीएम। ठीक है, मोटर का जो स्पीड है वो दिया हुआ है 1500 आरपीएम और 206 नैनोमीटर है ना। ये क्या नैनोमीटर, सॉरी न्यूटन मीटर। ये किसका यूनिट होता है? टॉर्क का, राइट। तो 206 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन पहले ही मेंशन कर रखा है, टॉर्क डेवलप एंड द शाफ्ट टॉर्क अवेलेबल इज 200 न्यूटन मीटर। ठीक है, शाफ्ट टॉर्क कितना है? 200 न्यूटन मीटर। तो आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेज इन वॉट आर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? आयरन एंड मैकेनिकल लॉस। तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2πn/60। ठीक है, क्वेश्चन में एन दे रखा है 1500 आरपीएम स्पीड होता है मोटर का। यहाँ पे पूछा क्या है? आयरन एंड मैकेनिकल लॉस। ठीक है, आयरन एंड मैकेनिकल लॉस क्या है? मतलब शाफ्ट पे जो पावर आया और उसके बीच में, है ना, ये क्या है? मोटर ने इतना टॉर्क डेवलप किया है, राइट। मोटर जो है इतना टॉर्क डेवलप कर रहा है और यहाँ पे जो लॉस होता है ये बीच में, है ना, शाफ्ट के पहले टी, ये शाफ्ट टॉर्क है। और डीसी मोटर का क्या काम है? डीसी मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा डीसी मोटर का काम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो शाफ्ट का यहाँ पे टॉर्क दे रखा है, ये दे रखा है 200 न्यूटन मीटर और मोटर जो टॉर्क डेवलप कर रहा है वो 206 है। ठीक है, तो यहाँ से 206 माइनस चाहिए कितना? 6 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है ये लॉस हो जा रहा है ना। जो आयरन एंड मैकेनिकल लॉस होता है, फाइनल जो लॉस रहता है आउटपुट से पहले शाफ्ट पे, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो पावर इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा है, तो ये जो पी लॉस है बेसिकली ये टॉर्क का लॉस इंटू 2πn/60, राइट। टॉर्क का कितना लॉस हो रहा है? टॉर्क जो लॉस हो रहा है यहाँ पे 206 माइनस 200, ये हो रहा है 6 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे। 2πn का वैल्यू 1500 क्वेश्चन में दे रखा है अपॉन 60। ठीक है, 2πn/60। 6 से 10 गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया, 150 गुना 300, ये कितना आया? 300 पाई। ऑप्शन पाई में ही दे रखा है, सो पाई का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पे हुआ आयरन एंड मैकेनिकल लॉस 300 पाई के बराबर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इस क्वेश्चन बस यही ध्यान रखना था कि मोटर जो टॉर्क डेवलप करे वो 206 है और शाफ्ट टॉर्क हमें 200 मिल रहा है। तो जो आयरन एंड मैकेनिकल लॉस निकालना है, तो लॉस टॉर्क जो है वो 6 न्यूटन मीटर का हुआ। तो ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर का। एक तो फील्ड वेरिएशन करते हैं फ्लक्स में, मतलब फील्ड वाइंडिंग के थ्रू, एक आर्मेचर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के थ्रू और एक आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, धीरे धीरे सारा मेथड डिस्कस करेंगे। ओके, इसका जो पहला ऑप्शन है वो, इफ द फील्ड कंट्रोल वेरिंग बाय फ्लक्स द स्पीड कैन बी रेगुलेटेड एट द बेस स्पीड। ठीक है, द फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड इज अदरवाइज कॉल्ड ए कांस्टेंट टॉर्क मेथड। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस यहाँ पे होता है कांस्टेंट पावर होता है जो फील्ड फ्लक्स मेथड है। दूसरा, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन स्पीड अबव द बेस स्पीड। ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल जो है स्पीड ये अबव नहीं बिलो होता है। ठीक है, ये सब धीरे धीरे आगे बताएंगे कैसे क्या होता है। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड या अदरवाइज कॉल्ड है कांस्टेंट पावर मेथड, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड जो होता है इसको कांस्टेंट पावर ड्राइव मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन में यहाँ पे फील्ड फ्लक्स मेथड से रिलेटेड कुछ बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, स्पीड कंट्रोल कैसे करेंगे? फील्ड में फ्लक्स को वेरिएशन करके। ठीक है, ये हमारा डीसी मोटर है, एक सिंपल डायग्राम जो डीसी शंट मोटर का। यहाँ से हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ये हमारा आर्मेचर है तो आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया, ये फील्ड वाइंडिंग है तो फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, शंट में रहता है क्योंकि डीसी शंट मोटर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में क्या है? फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ठीक है, फील्ड में हम लोग को फ्लक्स को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे हम लोग एक रियोस्टैट लगाते हैं। ठीक है, इसके सीरीज में रियोस्टैट लगेगा
मतलब रियोस्टेट क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इससे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया जाता है। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा, सिंस ये वोल्टेज के पैरेलल में ये है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा मतलब करंट का वैल्यू कम होगा। ठीक है, करंट का वैल्यू कम होगा तो इससे क्या होता है, फ्लक्स कम होगा, है ना। फ्लक्स जो होता है, जितना ज़्यादा करंट होता है उतना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो करंट का वैल्यू कम हो रहा है तो यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है ईएमएफ का डीसी मोटर में, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P5NZ अपॉन 60A। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है डीसी मोटर का, बैक ईएमएफ का, ये आपको अच्छे से याद रखना है। P का वैल्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ पोल, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट है, 60 भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होता है, और डीसी सपोर्ट मोटर एक, तो E क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू N। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले को जो हम लोग लिखेंगे, N किसके बराबर होगा, EB अपॉन 5। ठीक है, EB N क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया, मतलब इस मेथड में ऐसे होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाया जाता है, करंट का वैल्यू कम हुआ तो फ्लक्स कम हुआ। अब यहाँ से फ्लक्स कम हो रहा है, इसका मतलब है स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, इस मेथड का जो पहला आउटकम है, ये आपको याद रखना है कि ये अबव रेटेड स्पीड। ठीक है, हम लोगों को किसी भी स्पीड कंट्रोल में अगर स्पीड को बढ़ाना है तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, और इस मेथड में क्या होता है कि बेस स्पीड रेटेड स्पीड से ज़्यादा रहता है। ठीक है, आप देखिए सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन स्पीड अबव द बेस स्पीड, ये गलत है। इसमें क्या बताया मैंने, बिलो। ठीक है, ये फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड हुआ, इसमें स्पीड का वैल्यू रेटेड स्पीड से ज़्यादा होगा, और जब आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड होगा तो जो स्पीड होगा ऑब्टेन हम लोग करेंगे, स्पीड वेरिएशन करेंगे रेटेड स्पीड से बिलो। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो ये आंसर हो गया कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड को कांस्टेंट पावर मेथड भी बोलते हैं। ये भी कैसे आ रहा है ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप ये समझ गए फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इस मेथड को यूज किया जाता है स्पीड को रेटेड स्पीड से ऊपर बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है ना कांस्टेंट पावर ड्राइव मेथड, इसके बारे में बता रहे हैं, ये तो ग्राफ है। ठीक है, इसको भी एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें, पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, टॉर्क इंटू ओमेगा होता है। ठीक है, टॉर्क इंटू 2πn/60, ओमेगा का वैल्यू 2πn/60, तो बेसिकली इंटू टॉर्क इंटू एन हुआ, है ना, 2π/60 तो कांस्टेंट है, ये पावर हुआ। डीसी शंट मोटर का एग्जांपल से ले रहे हैं तो टॉर्क क्या होता है, 5 इंटू आई है। ठीक है, डीसी शंट मोटर या फिर टॉर्क का जो केस है, टॉर्क का फॉर्मूला 5 इंटू आई होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो एन स्पीड है, अब यहाँ पे हम क्या बताएं, एन का वैल्यू क्या है, EB अपॉन 5। ठीक है, तो किसी भी का जो बैक ईएमएफ है, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है, वोल्टेज से तो हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो जो बैक ईएमएफ है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो एन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, 5 के। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना कि एन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 5 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एन को क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, ये 5 से 5 कट गया तो पावर इक्वल टू आई आ गया। ठीक है, पावर इक्वल टू नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि दोनों का यूनिट का अलग अलग हो जाएगा, तो पावर मतलब आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हम लोग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आर्मेचर करंट का वेरिएशन नहीं हो रहा है, हम लोग फील्ड करंट की बात कर रहे हैं, है ना। फील्ड में रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया घटाया जा रहा है, यहाँ पे फ्लक्स का चेंज हो रहा है, बट आर्मेचर करंट सेम रह रहा है ना। ये बहुत थोड़ा वेरिएशन होता है तो उसको मानते हैं कि ये सेम है ना, इस फील्ड, क्योंकि ये स्पेसिफिक स्पीड कंट्रोल की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे पावर जो है ये आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल हो गया, और आर्मेचर करंट का वैल्यू कांस्टेंट है, इस मेथड में हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पावर का जो वैल्यू हो ये कांस्टेंट है, इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है कांस्टेंट पावर मेथड। ये डी ऑप्शन वही कह रहा है कि फील्ड फ्लक्स मेथड अदरवाइज कॉल्ड है कांस्टेंट पावर ड्राइव मेथड। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट पावर मेथड, यहाँ पे आप समझ गया। ये देखिए जो ग्राफ है ना, ये टॉर्क या पावर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये स्पीड है। ये पहला वाला ये जो ग्राफ है, हाफ ग्राफ, ये जो रेड लाइन से पहले का जो ग्राफ है, पहले बात का देखिए, ये जो है ना फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड हम लोग पढ़े, यहाँ पे देखिए पावर का ये लाइन है, पावर का ये लाइन है, और फिर क्या है, ये पावर कांस्टेंट है।
तो सेकेंड केस क्या है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, यहाँ पे पावर का वैल्यू कांस्टेंट होता है और टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहता है ना। टॉर्क का ये वाला लाइन है रेड ऐसे है ना, जैसे मेरा पेन मूव कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज याद रखना है कि अगर हम लोग फील्ड फ्लक्स कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो पावर कांस्टेंट होगा और टॉर्क वेरी करेगा, और हम लोग अगर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, इसके बारे में फिर आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। इसमें टॉर्क कांस्टेंट होता है। इससे आपको दो चीज याद रखना है। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में हम लोग याद रखें कि जो स्पीड है उसका वैल्यू अब वो बेस स्पीड होगा, यहाँ पे बताया था रेटेड स्पीड से ज़्यादा होगा। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में क्या होगा कि बिलो रेटेड स्पीड, ठीक है। इस मेथड में हम लोग स्पीड का वैल्यू को रेटेड स्पीड से कम करते हैं, और अगर रेटेड स्पीड से कम करना रहता है तो इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है, बिलो रेटेड स्पीड, और टॉर्क का वैल्यू इसमें कांस्टेंट होता है। और इसमें क्या याद रखना है, कांस्टेंट पावर पे काम करता है और रेटेड स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पे इस क्वेश्चन में याद रखना है। और कांस्टेंट पावर का क्या मतलब हुआ, टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, वेरी करेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, टॉर्क कांस्टेंट है तो पावर कांस्टेंट नहीं है, पावर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 4 पोल डीसी सीरीज मोटर। किसी भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में या कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो, आप सबसे पहले डायग्राम बनाइए, है ना, आपसे सवाल आराम से बन जाएगा। बस डेटा पुट करना होता है और केवीएल लिखना होता है। ये मैंने डीसी जनरेटर के सारे न्यूमेरिकल बताया था आपको। आपसे डीसी जनरेटर क्लास अगर आप देख चुके हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो आप देखिएगा, सारा कुछ आपको वहाँ समझ में आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं। अगर डीसी जनरेटर का आप सारा क्वेश्चन सीख गए तो आप डीसी मोटर का भी सारा क्वेश्चन कर लेंगे। अब 4 पोल डीसी सीरीज मोटर, पोल का वैल्यू 4 है जब वेव कनेक्टेड आर्मेचर विद 2। वेव कनेक्टेड मतलब क्या हुआ, वाइंडिंग को दो टाइप से कनेक्ट करता है, एक तो वेव वाइंडिंग या फिर एक लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ 2 होता है, लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ एक इक्वल नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होगा 2 होगा, क्वेश्चन में दे रखा है वेव वाइंडिंग विद आर्मेचर विद 200 कंडक्टर। कंडक्टर को जेड से डिनोट करते हैं तो ये 200 हो गया। द फ्लक्स पर पोली 20 मिली वेबर, राइट। फ्लक्स का वैल्यू कितना है, 20 इंटू 10⁻³ व्हेन द मोटर इज ड्रॉइंग 20 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई। आर्मेचर करंट कितना है, 20 एम्पियर, है ना। मोटर 20 एम्पियर सप्लाई से ड्रॉ कर रहा है, ये देख सकते हैं, ये सप्लाई है, यहाँ से करंट ड्रॉ कर रहा है, कितना 20 एम्पियर है। सेम करंट पूरे लूप में फ्लो करेगा। सीरीज डीसी सीरीज मोटर क्वेश्चन में दे रखा है। द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर इज 200 वोल्ट। यहाँ पे जो बैक ईएमएफ डेवलप हो रहा है ये 200 वोल्ट है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटर अंडर दिस कंडीशन, सारा वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में आपसे। अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको बैक ईएमएफ का, P∅NZ/60A, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करेंगे, बैक ईएमएफ कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 200, P का वैल्यू 4, फाई का वैल्यू 20 इंटू 10⁻³ N का वैल्यू, N पूछ रखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द स्पीड पूछा है ना, तो N पूछ रखा है। Z का वैल्यू 200 अपॉन 60 इंटू 2। ए यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, क्वेश्चन में वेव वाइंडिंग दे रखा है इसीलिए ए का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे वेव की जगह पे लैप वाइंडिंग होता तो वेव की जगह पे अगर लैप वाइंडिंग होता तो यहाँ पे 4 पुट करते पी के वैल्यू के बराबर, ठीक है। ये जब आप सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से सॉल्व करके आपको एन का जो वैल्यू आएगा वो 1500 आरपीएम आएगा। 1500 आप सॉल्व करके देख सकते हैं, एन का वैल्यू क्या है, यहाँ से 1500 आएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया 1500 आरपीएम, ठीक है। हाँ ठीक है। वेव वाइंडिंग के केस में एक चीज और बता देते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स में 2 होता है, तो ये लो, इसमें लो करंट होता है और हाई वोल्टेज। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसका इस केस में क्या होता है आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछा जाएगा ये कौन सा सही है। तो वेव वाइंडिंग के केस में करंट कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा। लैप वाइंडिंग के केस में हाई करंट और लो वोल्टेज। हाई करंट क्यों हो रहा है, क्योंकि लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा है। अब ज़्यादा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है तो जो फाइनल करंट होगा, है ना, सबको ऐड करके आएगा, तो इसलिए करंट ज़्यादा हो रहा है। तो लैप वाइंडिंग में हाई करंट लो वोल्टेज, ये बस आपको याद रखना है। और डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर ड्राइंग। सी एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है, डीसी सीरीज मोटर में बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। हाई स्टार्टिंग टॉर्क ये एकदम टिप पे होना चाहिए। डीसी सीरीज मोटर देखते ही आपको सबसे पहले ध्यान आना चाहिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है।
सिंपल जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इंटू आई ए। अब यहाँ पे देखिए आप, ये सीरीज मोटर है तो सब कुछ एक ही लूप में कनेक्टेड है ना। सारा जो करंट फ्लो हो रहा है एक साथ फ्लो हो रहा है, और चाहे वो लोड करंट हो या फिर इस वाइंडिंग के थ्रू करंट हो या फिर आर्मेचर करंट हो, सब सेम है। तो जो यहाँ पे फ्लक्स होता है ना, इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर, ठीक है, फ्लक्स जो होता है वो करंट के बराबर होता है, आर्मेचर करंट के। तो क्या हो गया यहाँ पे, आई ए इंटू आई ए, तो टॉर्क किसके बराबर हो गया, आई ए का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। तो इससे क्या होता है कि डीसी सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आर्मेचर करंट के स्क्वायर से वेरिएशन करता है, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर इज सुटेड फॉर ड्राइविंग लेथ, हेवी मशीन टूल, क्रेन एंड होइस्ट या शेयर एंड पंचेज। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें बेस्ट जो ऑप्शन है क्रेन है ना। क्रेन आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में जब कोई सामान उठाता है उसको बहुत ज़्यादा टॉर्क का जरूरत पड़ता है, उसको इधर से उधर मूव करने के लिए भी और फिर उठाने के लिए भी। तो डीसी सीरीज मोटर जो है वो क्रेन एंड होइस्ट के लिए बेस्ट है। डीसी सीरीज मोटर से आपको यही याद रखना है कि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। डीसी सीरीज मोटर से रिलेटेड कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सारा कुछ एग्जाम में पूछा जाता है ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में। रोबस्ट एंड कम्पैक्ट होता है, ठीक है। सबसे मेन चीज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क ये याद रखना है। टॉर्क का फॉर्मूला टी इक्वल टू आई स्क्वायर पर। स्पीड कंट्रोल बढ़िया होता है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा ना, मतलब जैसे जैसे टॉर्क का वैल्यू बढ़ेगा तो स्पीड का वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो क्या होता है, स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज व्हेन लोड इंक्रीजेज। जैसे जैसे लोड का वैल्यू बढ़ेगा स्पीड का वैल्यू कम होगा। लोड का वैल्यू बढ़ने का क्या मतलब है, टॉर्क बढ़ेगा, है ना। और एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मोटर को नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते, है ना। नेवर स्टार्ट ऑन नो लोड। ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, पुअर स्पीड रेगुलेशन। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये सारा बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जैसे टॉर्क स्टार्ट, नेवर स्टार्ट और नो लोड, कभी भी डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पर स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नो लोड पर स्टार्ट करने से ये स्पीड और टॉर्क का इक्वेशन ग्राफ है। अब नो लोड मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू बहुत कम है तो उस टाइम पे स्पीड बहुत ज़्यादा होगा। या फिर आइडियली कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डीसी सीरीज मोटर नो लोड पे है तो आइडियली कितना, तो इसको आप इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट नहीं करेंगे। देखिए जैसे जैसे टॉर्क का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो स्पीड का वैल्यू कम हो रहा है। ये ठीक हो गया। पूरा स्पीड रेगुलेशन क्यों है, क्योंकि नो लोड पर स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो रेगुलेशन का वैल्यू इतना कम होगा वो उतना अच्छा होता है। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर में, तो वहाँ पे रेगुलेशन का वैल्यू जितना कम होता है वो अच्छा होता है। यहाँ पे स्पीड रेगुलेशन की बात की जा रही है, बट इसमें स्पीड का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है नो लोड से फुल लोड में, राइट। क्योंकि नो लोड पर स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए डीसी सीरीज मोटर का पूरा स्पीड रेगुलेशन है। ये सारा कुछ आपको एग्जाम क्वेश्चन में याद होना चाहिए। रोबस्ट कंपेयर्ड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे। नो लोड पे कभी भी स्टार्ट नहीं करना, और स्पीड रेगुलेशन कम होता है, खराब होता है बेसिकली। कम होना मतलब रेगुलेशन अच्छा होता है, बट पूरा स्पीड रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी शंट मोटर, ठीक है। ये हमारा शंट मोटर है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी शंट मोटर कैन बी रिवर्स बाय इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल, ठीक है। अब ए ऑप्शन देखिए आप, है ना। अगर सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दिया, ऐसे लिखा है सप्लाई टर्मिनल को इंटरचेंज कर दिया, मतलब अगर ऐसे कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी चेंज करेंगे, तो इससे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आर्मेचर के थ्रू और फील्ड वाइंडिंग के थ्रू वो सेम हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई जब करेंगे तो। टॉर्क लिखते हैं ना फाई इंटू आई है, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है और आर्मेचर में जो करंट जा रहा है, पहले सपोज ऐसे था पोलैरिटी, तो ये ऐसे फ्लो कर रहा था, दोनों में सेम डायरेक्शन। बट फिर जब पोलैरिटी उल्टा करेंगे, दोनों में ऊपर की तरफ जाएगा, तो फिर भी पोलैरिटी सेम हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, तो डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज होगा, डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन में हो जाएगा, ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन फील्ड टर्मिनल ओनली। अब देखिए यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब फील्ड टर्मिनल को उल्टा कर दिए, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो इस केस में
रिवर्स हो जाएगा रोटेशन। रोटेशन क्या है, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से। बी ऑप्शन में क्या है कि फील्ड टर्मिनल को हम लोग इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, फील्ड टर्मिनल जब इंटरचेंज कर दिए तो ये इंटरचेंज हो गया, ये वाला टर्मिनल, तो फ्लक्स उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स जो है रिवर्स हो जाएगा। इससे क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू रिवर्स हो गया और यहाँ पे करंट का वैल्यू सेम है, दोनों चेंज हो गया, मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। ये तो कांस्टेंट है, मतलब इसका डायरेक्शन को कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है मोटर का चेंज हो जाएगा, मतलब रोटेशन जो है चेंज हो जाएगा। राइट। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, आर्मेचर टर्मिनल ओनली। अब इस केस में देखिए, आर्मेचर टर्मिनल में क्या होगा, जब आर्मेचर टर्मिनल हम लोग चेंज कर देंगे तो आई ए का डायरेक्शन क्या होगा, आई ए का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मीन्स पहले जो डायरेक्शन था वो उल्टा हो गया आर्मेचर करंट का, और जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब फील्ड करंट का डायरेक्शन सेम, मतलब फ्लक्स का सेम होगा। तो इसमें भी क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा मोटर के रोटेशन का। क्योंकि आप समझ सकते हैं दोनों का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो दोनों का साइन की वजह से, है ना। फील्ड टर्मिनल पहले चेंज कर दिया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ये सेम है तो रोटेशन चेंज हो गया। सेम केस आर्मेचर में हो गया। क्वेश्चन में पूछा कि डायरेक्शन रोटेशन, ये चेंज करें तब भी चेंज हो रहा है, ये करें तब भी हो रहा है, तो इसका क्या होगा, आइदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल। इसका ये आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है कि आइदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल, तो यस दोनों। और लिखा हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है, फील्ड एंड आर्मेचर टर्मिनल बोथ, ये आपके ऑप्शन में सपोज दे रखेगा कि फील्ड एंड आर्मेचर टर्मिनल बोथ, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ये एग्जाम में हमेशा आता है कंफ्यूज करने के लिए। बट आइदर यहाँ पर लिखा हुआ है, आइदर सिर्फ फील्ड टर्मिनल को चेंज किए तो फ्लक्स रिवर्स हो गया तो डायरेक्शन चेंज होगा, सिर्फ आर्मेचर टर्मिनल किए उस केस में भी होगा। बट अगर दोनों को एक साथ कर दिए तो फिर वो पहले वाला ही केस बन जाएगा, बेसिकली जो फर्स्ट केस है उसी टाइप का, दोनों में डायरेक्शन फिर दोनों में साथ में चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज तब भी नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इज रिलेटेड टू बैक ईएमएफ एंड फ्लक्स इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, मैंने आपको एक रिलेशन बताया थोड़ा देर पहले, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाइव। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाइव। ठीक है, ये रिलेशन हमेशा याद रखना है क्योंकि अलग अलग चीज वेरी करके अलग चीज पूछा था आपसे एग्जाम में। राइट, क्वेश्चन में दे रखा है अ स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर। ठीक है, स्पीड किससे है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई बी और एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, पहला ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ये सही ऑप्शन है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ये भी सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स ये सही है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ गलत हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स ये भी गलत है, तो इसका ये सही आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय अ मोटर। ठीक है, एक डीसी शंट मोटर बनाता है, ये भी हो गया, यहाँ से बैक ईएमएफ का फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, पूछा गया आपसे व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई बी इंटू आई ए। डीसी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे जो हमें पावर मिल रहा है ना, मैकेनिकल पावर आउटपुट है ना, ये हुआ ई बी इंटू आई ए। इस लूप में अगर केवीएल लिखते हैं, ये सपोज आर्मेचर करंट है, तो ई बी इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस आई ए आर ए। इसका रेजिस्टेंस सपोज आर ए, आर्मेचर का यहाँ पर रेजिस्टेंस आर ए हो गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, ई बी की जगह पे वी माइनस आई ए आर ए इंटू आई ए। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू आई ए माइनस आई ए का होल स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर। ठीक है, ये हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, मैक्सिमम मिनिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम जब निकालना होता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो करता है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो डी पी अपॉन डी आई ए जो होगा ना, ये जीरो होगा। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, v माइनस आई ए का होल स्क्वायर क्या होगा, डिफरेंट टू आई ए आर ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, v इक्वल टू टू आई ए आर ए इक्वल टू v बाई टू। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया।
मोटर का जो इक्वेशन होता है ना, इसको क्या लिखेंगे, V इक्वल टू मतलब EB इक्वल टू V माइनस IARA। IARA का वैल्यू क्या है, V/2, तो V माइनस B/2 आ गया V/2, है ना, V माइनस B/2, तो ये आ गया EB। ठीक है, ये कंडीशन होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, मैंने डेरिवेशन करके दिखा दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। कंडीशन फॉर मैक्सिमम मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए मोटर मींस बैक ईएमएफ इज इक्वल टू, ये बैक ईएमएफ है इक्वल टू हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, बैक ईएमएफ इक्वल टू हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए होंगे, मैकेनिकल पावर का ये फॉर्मूला भी यहाँ पे याद रखना है। इफिशियंसी किसी भी चीज़ का क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे आगे। ये कंडीशन हमेशा याद होना चाहिए, बैक ईएमएफ इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीसी मोटर हैविंग द हाई स्टार्टिंग टॉर्क। मैंने थोड़ा देर पहले ये बताया कि सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क किसका होता है, सीरीज मोटर का। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर। एग्जाम में आपसे ग्राफ पूछा जाता है, कौन सा ग्राफ किसका है, तो टॉर्क और आई ए स्क्वायर का अगर ग्राफ बनाना है, टॉर्क और करंट का, आर्मेचर करंट का डीसी सीरीज मोटर में, तो टॉर्क और आई ए स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ये ऐसा होगा ना, ऐसा थोड़ा ऊपर की तरफ, है ना, एकदम ये ऐसा सोचा नहीं बट ऐसे थोड़ा ऐसे। ठीक है, ये हो गया टॉर्क और आई ए स्क्वायर का ग्राफ। डीसी सीरीज मोटर में अगर स्पीड और टॉर्क का ग्राफ आपसे पूछा जाएगा तो इसको आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। नो लोड पे स्पीड बहुत ज़्यादा होता है डीसी मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का, आइडियली इन्फाइनाइट बोलते हैं। जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा स्पीड कम होगा, ये इसका आइडियल ग्राफ हुआ। टॉर्क यहाँ पे करंट के प्रोपोर्शनल ही है ना, तो ये दोनों ग्राफ आप समझ सकते हैं, टॉर्क और आर्मेचर करंट का, और स्पीड और टॉर्क का। स्पीड और ग्राफ को एक और नाम से बोला जाता है, मीन्स मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये टर्म आपको कहीं कहीं पूछा जा सकता है, जैसे डीसी जनरेटर या फिर में पूछते हैं ना, इंटरनल या फिर ट्रांसफार्मर में इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, डीसी जनरेटर में बेसिकली, या फिर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ये सब पूछा जाता है। तो डीसी मोटर में क्या हुआ, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, डीसी मोटर में मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्पीड वर्सेस टॉर्क ग्राफ को बोला जाता है। ये इस शेप को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, इस शेप का क्या नाम होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर्स आर स्टार्टेड बाय यूजिंग स्टार्टर बिकॉज। ठीक है, स्टार्टर का क्या काम होता है, डीसी मोटर यहाँ पे स्टार्टर की बात की जा रही है। टू इंक्रीज द स्टार्टिंग करंट, टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, टू इंक्रीज द स्पीड, नन ऑफ द अबव। स्टार्टर का बेसिकली स्पीड से तो कोई रिलेशन नहीं है, ये तो दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता। और स्टार्टिंग करंट कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। ठीक है, सी डीसी मोटर में क्या होता है ना, अभी जो थोड़ा देर पहले इक्वेशन लिखे था ना, ए बी इक्वल टू वी माइनस आई ए आर है। यहाँ से जब आई ए का इक्वेशन लिखेंगे, आई ए का, ये आएगा वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया, अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने मोटर स्टार्ट किया, ठीक है, एट द रेट ऑफ स्टार्टिंग। ठीक है, ई बी का क्या फॉर्मूला होता है, पी फाइव एन जेड अपॉन 60A। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, एट द रेट ऑफ स्टार्ट एन इक्वल टू 0, मोटर का स्पीड 0 होगा क्योंकि स्टार्ट ही नहीं रहेगा, या फिर जैसे स्टार्ट होगा तो जो बैक ईएमएफ है ये अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। ठीक है, मैंने इक्वल टू नहीं बनाया, अप्रॉक्सीमेटली बनाया, ऐसे 0 होगा। तो यहाँ से क्या होता है, करंट जो आर्मेचर करंट है ये होता है वी अपॉन आई ए आर है, आई ए इक्वल टू वी अपॉन आर है। ई बी का वैल्यू तो 0 हो गया, ये आप समझ गए। यहाँ से आप लोगों को पता होगा आर्मेचर करंट जो होता है ये बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल। एग्जाम में पूछा जाएगा आर्मेचर करंट का वैल्यू कम होता है और फील्ड वाइंडिंग का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, किसका कम और किसका ज़्यादा ये पूछा जाता है। आर्मेचर करंट का वैल्यू कम होता है, ये कितना रहता है 0.1, 0.2, 0.3, कभी कभी उससे भी कम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आर ए अगर बहुत कम है, वेरी स्मॉल, तो आई ए क्या होगा, वेरी हाई होगा। ये समझ गए आप, आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर बहुत कम है तो आर्मेचर करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आर्मेचर करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मोटर में आर्मेचर के थ्रू फ्लो करेगा तो मोटर का वाइंडिंग जल जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। बस इसलिए क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं हम लोग। तो आर्मेचर खुद का रेजिस्टेंस तो बढ़ा नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार्टर का यूज किया जाता है। स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग में यहाँ पे करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इसको कनेक्ट किया जाता है आर्मेचर के साथ सीरीज में। ठीक है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस इन
सीरीज विथ आर्मेचर। ठीक है, तो जो अब जो करंट का जो क्या वैल्यू हो गया, V अपॉन आर ए प्लस आर एस लिख लेते हैं इसको। ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, इसको आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अब आप सोचिए जो ओवरऑल वैल्यू है बढ़ गया तो आर्मेचर करंट यहाँ से कम जाएगा। ठीक है, तो इसका बेसिकली यही काम है कि स्टार्टर जो क्या करता है वो स्टार्टिंग रजिस्टर को ऐड कर देता है आर्मेचर के साथ, और जैसे जैसे ये ऐड होता है तो आर्मेचर का वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली स्टार्टर में क्या पर्पस हो गया, एक तो स्टार्टिंग करंट को कम करता है और मोटर को प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो मोटर जल जाएगा, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में लगाते हैं, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग जो रेजिस्टेंस है स्टार्टर का ये आर्मेचर के साथ कैसे कनेक्टेड होता है। सीरीज पहले कुछ भी दिया रहेगा ऑप्शन में तो आपको सीरीज मार्क करना है, और इससे स्टार्टिंग करंट का वैल्यू कम होता है। ये दो चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और होता है कि स्मूथ कंट्रोल होता है, और स्टार्टर क्या करता है, अलाउ स्मूथ कंट्रोल। ठीक है, मोटर का कंट्रोल स्मूथ होगा। फिर जैसे जैसे मोटर का स्पीड बढ़ते जाएगा तो आप समझिए यहाँ पे मोटर का स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगा बैक ईएमएफ का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो ऑटोमेटिक आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे मोटर का स्पीड बढ़ता है बैक ईएमएफ वैल्यू बढ़ता जाता है, आर्मेचर करंट का वैल्यू कम होता है, तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कम करते जाते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हटा जाते हैं या फिर बहुत कम रखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप इतना समझ गए होंगे। जब मोटर फुल स्पीड में आ जाएगा तो बैक ईएमएफ का वैल्यू भी अच्छा खासा हो जाएगा, तो फिर हम लोग स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। नाम ही है स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब स्टार्ट में यूज करते हैं। जब ये फुल लोड पे हो जाएगा धीरे धीरे तो इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी तरह से जब बैक ईएमएफ बिल्ड हो जाएगा ना तो रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये पूरा समझ गए कॉन्सेप्ट। तो इस क्लास में इतना ही। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अच्छे से। सिंपल है, ये आर्मेचर करंट है, बैक ईएमएफ का वैल्यू स्टार्टिंग में 0 हो गया तो आर्मेचर करंट का वैल्यू बहुत कम है तो करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसको कम कैसे करेंगे, रेजिस्टेंस के थ्रू कुछ लगा देंगे सीरीज में स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लगा दिए, करंट का वैल्यू कम हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डीसी मोटर आर स्टार्टेड बाय यूजिंग स्टार्टर बिकॉज टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। ठीक है, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। एक बार स्टार्टिंग करंट कम हो गया मोटर का स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो अपने आप फिर हम लोग रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। ये स्टार्टर है, स्टार्टर तो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर होता है, उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका ही आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास में। इतना ही, और क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कुछ इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी डीसी मोटर से रिलेटेड और भी आगे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।